तो आज वाले पेपर को देखते हैं। देशभक्ति गीत संदेश आते हैं, किसने लिखा? देशभक्ति गीत संदेशा आते हैं संदेशा जाते हैं। बॉर्डर फिल्म। बॉर्डर फिल्म का जो है, फिल्म का नाम कौन सा है? फिल्म का नाम आपका बॉर्डर है। बॉर्डर। और अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि कब रिलीज हुआ था, तो 1997 में। ठीक है। और इसमें जो आपके गीत हैं, देशभक्ति गीत संदेशा आते हैं, अगर आ जाए कि संदेशा आते हैं, सुने बहुत होंगे लेकिन नहीं अब पता है। संदेशा आते हैं जो है आपके जावेद अख्तर जी के द्वारा लिखा गया। जावेद अख्तर जी के द्वारा लिखा गया है। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। जावेद अख्तर जी के द्वारा लिखा गया है। क्या चीजें? संदेशा आते हैं। देशभक्ति गीत है। फिल्म का नाम बॉर्डर है। रिलीज जो है 1997 में हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि ये जो लिखे हैं, बाकी अगर पूछ दे कि संदेशा आते हैं जो गीत है, इसे म्यूजिक देने का काम किसने किया? अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे म्यूजिक देने का काम किसे किया है, तो म्यूजिक देने का भी जो काम है वो किया गया है आपका किसके द्वारा? अनु मलिक के द्वारा। म्यूजिक देने का काम किया गया है अनु मलिक के द्वारा। अनु मलिक के द्वारा म्यूजिक देने का काम, जो म्यूजिशियन वाला जो काम होता है, उसे राग देने का जो काम होता है, कंपोज जो किया है गाना को, उसी का नाम है आपका म्यूजिक देने का नाम अनु मलिक। लेकिन यहीं पे एक और क्वेश्चन आपसे आ जाए हो सके तो, कि इसके जो निर्देशक हैं वो कौन है? तो कभी कभी अगर पूछ दे कि बॉर्डर फिल्म के निर्देशक की बात अगर किया जाए तो जेपी दत्ता जी हैं। जेपी दत्ता इसके निर्देशक का काम करते हैं। और इस गाना के अगर गायक का नाम पूछ दे तो गायक का नाम क्या हो जाएगा? गायक का नाम तो एक का नाम सोनू निगम। हाँ, सोनू निगम है। सोनू निगम। और एक जो है गायक का नाम है सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़, ये दोनों के द्वारा जो है इस फिल्म को गाया गया। देशभक्ति गीत संदेशा आते हैं, फिल्म का नाम बॉर्डर, रिलीज हुआ 1997 में। संदेशा आते जो म्यूजिक मतलब कि गाना है, इसको म्यूजिक देने का काम रूप मलिक के द्वारा किया गया और गाने का काम सोनू निगम और रूप कुमार राठौर के द्वारा किया गया। ये भी चीजें ध्यान में रखना, देशभक्ति से संबंधित है। आज भी ये बहुत ज्यादा सॉन्ग जो है अभी क्या उसको बोलते हैं, आपका जो 15 अगस्त था उस टाइम भी ये गाना ट्रेंडिंग में चल रहा था, रील्स बनाने में ट्रेंडिंग में चल रहा था, तो काफी एक अच्छा है। आगे क्वेश्चंस पे देखते हैं। आगे क्वेश्चंस देखिए क्या है कि अम्ल और धातु की, क्वेश्चन आपके पास है ना, अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोजन और लवण, लवण और जल, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और लवण और जल। तो अम्ल और धातु की जब आप अभिक्रिया करते हैं तो इसमें आंसर लिखा हुआ था हाइड्रोजन गैस और जल होता है। ठीक है, कि अम्ल और धातु की अभिक्रिया जब आप करवाते हैं तो हाइड्रोजन और जल निकलता है। हाइड्रोजन और जल। अच्छा ये बताइए कि हाइड्रोजन जब जलेगा तो क्या निकलेगा? पानी। आपको पता होगा कि आप एक टोयोटो कंपनी का नाम सुने होंगे। नहीं, हाइड्रोजन और जल, ये लवण और जल तो एक H2O हो गया और लवण तो आपका नमक हो गया, लेकिन एग्जैक्टली दिया गया था हाइड्रोजन गैस और लवण। जब हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है तो हाइड्रोजन गैस ही होगा। ठीक है। दूसरी चीजें एक बार और ध्यान में रखना है कि टोयोटो कंपनी का नाम सुने हैं। टोयोटो कंपनी कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी है। उसी के द्वारा एक गाड़ी बनाई गई थी जिसे आप क्या बोलते हैं? टोयोटो। अरे फॉर्च्यूनर तो है ही टोयोटो का। एक गाड़ी लॉन्च हुई थी जो कि हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी थी।
जिसका नाम था टोयोटो मिराई, ठीक है, जिसका लॉन्चिंग नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया था। और ये जब गाड़ी चलेगी तो पानी निकलेगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन से चलने वाली जो गाड़ी होगी वो पानी निकलेगा। अच्छा, आपको अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, वायुमंडल में जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%, ठीक है ना, ये भी चीजें ध्यान में रखना। और वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो अस्थायी गैस की श्रेणी में आता है, अस्थायी गैस की श्रेणी में आएगी, अस्थायी गैस की ये श्रेणी में आएगी। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके वायुमंडल में कौन कौन सा अस्थायी गैस है और अस्थायी गैस कौन है, तो अस्थायी गैस कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये तीनों के तीनों अस्थायी गैस की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अस्थायी गैस की श्रेणी में अगर देखा जाए तो CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस, जलवाष्प, हीलियम, ये सब अस्थायी गैस की श्रेणी में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। कैसे जाएगा ये ऊपर, यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चंस है कि लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए क्या दिया गया है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों द्वारा पारित होने के बाद प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम, देखिए जब भी कोई भी विधेयक होता है तो लोकसभा में या तो आता है या राज्यसभा में, ठीक है। पहले कभी लोकसभा में आ गया, कभी राज्यसभा में आ गया, खैर जो भी है, लोकसभा पारित होती है, फिर राज्यसभा पारित होता है और उसके बाद वह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति के पास वो विधेयक जाएगा तो राष्ट्रपति जब उस पर सिग्नेचर कर जाते हैं तब वही विधेयक कानून का रूप लेता है, ठीक है ना, तब वही विधेयक कानून का रूप ले लेगा। दूसरी बात है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस पर अपना सहमति नहीं दे सकती है, लेकिन अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए अगर भेज देता है लोकसभा के पास, तब उसके बाद लोकसभा उसमें विचार करे या नहीं करे, अगर वही ऐसे ही वो लौटा देती है तो राष्ट्रपति का उस पे सिग्नेचर, उसे कानून का रूप देना बाध्यता हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी पॉलिटी की चीजें। तो यहाँ पे जो है आपका कि लोकसभा में ये पारित हुआ, उसके बाद राज्यसभा में पारित हुआ, उसके बाद ये जो प्रतिस्पर्धा जो अधिनियम है वह राष्ट्रपति का सिग्नेचर जो इसमें हुआ था 11 अप्रैल 2023 को हुआ है। कब हुआ, 11 अप्रैल 2023 को। तो अगर आपसे इसी में पूछ दे, आपसे मान लिया जाए कि आपसे पूछ देगा कि अच्छा ये बताइए कि लोकसभा में इसमें कब पारित हुआ, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ये जो बिल है, संशोधन जो हुआ था लोकसभा में कब हुआ, तो यह भी डेट आपको लिखना है, हुआ था 29 मार्च 2023 को, ठीक है ना, ये लोकसभा में। और राज्यसभा में अगर इस बिल को पारित करने की बात आ जाएगा तो राज्यसभा में हुई थी आपकी 3 अप्रैल 2023 को, 3 अप्रैल 2023 को। और राष्ट्रपति महोदय जो है 11 अप्रैल 2023 को इस पे सिग्नेचर कर दी, ठीक है। और उसके बाद ये जो है आपका कौन सा है, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर लिया गया। ये जो है आपके इससे संबंधित था, ट्रांसपोर्टिंग व्यवसाय वगैरह से संबंधित ये विधेयक था। आगे देखिए क्या है, IoT डिवाइसों को डेटा एकत्र करने के लिए, ठीक है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछेगा कि IoT का फुल फॉर्म क्या होगा तो याद में रखना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। और इसमें जो है आदान प्रदान करने में कौन सक्षम होता है, बायोचिप, ट्रांसपोर्टर, एक्चुएटर और सेंसर, मानवीय अंतःक्रिया, डेटा एनक्रिएशन तकनीकी होगा, क्योंकि ये जो मानवीय अंतःक्रिया, ये
मानवीय अंतःक्रिया। देखिए ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ये किसी भी चीज़ों, किसी भी डेटा को लेके आदान प्रदान से संबंधित ये चीज़ें होता है, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से हम लोग जानते हैं। आप अभी एक रोबोट का नाम सुने होंगे, यहाँ पे पटना में रूबन हॉस्पिटल को सुने हैं, रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल। रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल बहुत ही महंगी एक्सपेंसिव हॉस्पिटल, पारस रूबन ये सब है। पारस सुने हैं ना, रूबन भी, रूबन में ही हम इलाज करवाए थे, बहुत पैसा लग गया। रूबन में जो है रोबोट को तैयार किया गया और वहाँ पे जो सर्जरी होती है वो अब रोबोट से करवाई जाती है, रोबोट से। रूबन हॉस्पिटल पहला पटना का वो हॉस्पिटल बना है जो कि रोबोटिक माध्यम से सर्जरी करवाने का काम किया है। तो उसमें भी ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज होता है, डाटा का आदान प्रदान करने को लेके। मान लिया जाए कि जहाँ तक आप नहीं देख सकते हैं वहाँ तक आपका रोबोट देखेगा। सर्जरी जितना जल्दी आप नहीं, एक ह्यूमन से नहीं हो पाता है, उतना जल्दी रोबोट सर्जरी करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आदमी वहाँ पे सोया हुआ है पेशेंट और रोबोट को भेज दिया, नहीं, उसके साथ डॉक्टर भी रहते हैं, उसके साथ कंपाउंडर भी। रोबोट और कंपाउंडर, रोबोट के साथ वही डॉक्टर कंपाउंडर रहते हैं जो उस रोबोट के साथ ट्रेनिंग किया है, ठीक है। तो उसके लिए सेमिनार वगैरह भी हो रखा था रूबन। तो बहुत मतलब बहुत जल्दी सर्जरी करता है और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हुआ है। मान लिया जाए कि सुई आपको पहुंचाना है तो आप वहां तक नहीं दे सकते हैं जितना जल्दी रोबोट दे देता है। तो रोबोट को तैयार किया गया, मतलब कि दूसरे विदेश की डॉक्टर के द्वारा उसको ट्रेनिंग दिया गया, उसको बनाया गया था। बहुत पैसा कमाता है, हाँ बहुत पैसा। मतलब कि अभी तो उसका फी थोड़ा कम रखा है ताकि लोग जान जाए, लेकिन जैसे ही उसको जानेगा कि उसका बड़ा, ऐसे भी रूबन में सब कुछ पैसा बहुत ज्यादा लेता है। अरे ड्रेसिंग करने का 1-1 हजार लिया था, क्या करता था उसमें, रुई लिया डॉक्टर ऐसे करके, एक बार देखा कंपाउंडर को ऐसे ऐसे की, हाँ कुछ नहीं। पहला दिन, फर्स्ट दिन गए तो थोड़ा डॉक्टर टाइम भी दिए, दूसरा दिन तो मतलब 3 दिन के बाद फिर बुलाया, तो फिर उस टाइम भी सर्जरी के लिए हमको ओटी में भेज दिया। कुछ नहीं, आया ऐसे करके देखा और ले लिया तुरंत। अब बिना पेमेंट का तो ऊपर जाने ही नहीं देता है, बिना पैसा का कोई उपाय नहीं, पता नहीं। और पता है मेडिकल लाइन तो अब क्या ही बताएं, इतना पैसा लूटता है ना। मतलब कि ये समझिए कि अगर आप नहीं कमाइएगा, आपके पास नहीं पैसा है, तो आप अपने पेशेंट को नहीं बचा पाइएगा। आपको डॉक्टर वहाँ पे देख रहा है और आपके पेशेंट को नहीं देखेगा, मतलब ऐसा हो गया है अभी का सिस्टम। इसीलिए आदमी सोचता है खाओ पियो कम लेकिन पैसा बचा के रखो, नहीं तो पता इमरजेंसी में नहीं कर पाइएगा। हो सके कभी माँ बाप के साथ हुआ, कोई भी घर वाले के साथ हुआ, नहीं हो पाएगा। मेरी फ्रेंड का हुआ था ना, पापा का पे बहुत पैसा लूटता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित समिति है। यहाँ पे जितने भी समिति हैं वो कोई भी मौलिक कर्तव्य से समिति से संबंधित नहीं है, इसका ऑप्शन ही गलत दे दिया है, ठीक है। क्योंकि मौलिक कर्तव्य से संबंधित एक कल ही मैंने बताया था स्वर्णसिंह समिति, कौन सी समिति आ जाएगा, मौलिक कर्तव्य से जो संबंधित है, इससे संबंधित जो समिति है, इससे संबंधित जो आपकी समिति है, इससे संबंधित जो है वो आपका स्वर्णसिंह समिति आ जाएगा, स्वर्णसिंह समिति आ जाएगा, ठीक है, स्वर्णसिंह समिति, ठीक है ना। स्वर्णसिंह समिति के ही सिफारिश पे आया था। अब देखिए, राजमन्नार समिति की बात अगर किया जाए तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठित एक समिति थी, राजमन्नार समिति। और राजमन्नार समिति जो तमिलनाडु में गठन किया गया था, इसके अनुसार राज्य और केंद्र के बीच जो चीजों का जो बंटवारा होता था, उसी को देख रेख करने के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये समिति की गठन की गई थी।
हाँ, LM सिंघवी समिति की अगर ये जो है आपके पंचायती राज से संबंधित था, ठीक है ना। LM सिंघवी समिति, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति भी आपका जो है वो समिति है जब आपके पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वां संविधान संशोधन के तहत, और 74वां किसमें किया गया, नगर पालिका को दिया गया, ठीक है। वसंत राय नाइक समिति, यह भी राज्य से संबंधित एक समिति है। वर्मा समिति की बात किया जाए तो वर्मा समिति के बारे में भी एक चीजें हैं। वर्मा समिति भी मतलब कि न्यायमूर्ति वर्मा समिति आपके महिलाओं के सुरक्षा से संबंधित एक समिति बनाई गई थी। इसको लिख लीजिएगा, वर्मा समिति के मतलब महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित ये समिति थी। उत्पीड़न से संबंधित यह जो है समिति थी, महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित ये समिति थी। पुदुचेरी के अभी कौन है मुख्यमंत्री? हाँ, श्री एन रंगास्वामी। अच्छा ये बताइए कि अगर आपका पुदुचेरी की बात किया जाए तो पुदुचेरी कितने जगहों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना है? पुदुचेरी 4 जगहों को मिला के केंद्र शासित प्रदेश मिला है। छोटा छोटा 4 जगह है। सबसे पहला केरल का माहे भी पुदुचेरी का हिस्सा है, ठीक है ना। उसके बाद आप तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो याद में रखना, आंध्र प्रदेश का यमन, तमिलनाडु का कड़ाईकल और खुद पुदुचेरी, यानी कि 4 जगह को मिला के पुदुचेरी बना है। यह भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। अगर आपसे आ जाएगा पुदुचेरी की बात, तो पुदुचेरी 4 जगह को मिला के मिला है। सबसे पहले माहे, उसके बाद कड़ाईकल, तीसरा में आता है आपका यमन और चौथा में आता है पुदुचेरी। ये सबको मिला के आपका केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी बना है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, और इसकी राजधानी भी क्या है? पुदुचेरी ही है, ठीक है ना। तो ये भी चीजें ध्यान में रखना, माहे, कराईकल, यमन और पुदुचेरी। और यहाँ के अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो श्री एन रंगास्वामी है। याद में रखिएगा, दिल्ली और पुदुचेरी जो 2 क्षेत्र है आपका, उसे अर्ध राज्य की भी संज्ञा दी गई है। इसीलिए जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के लोग भी समाहित होते हैं। तो दिल्ली और पुदुचेरी दोनों अर्ध राज्य का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। आगे यहाँ पे देखिए, पुष्पलता वेंकट सिंधु, इसी को बोलते हैं पीवी सिंधु, ठीक है ना। पीवी सिंधु की बात अगर करें तो इन्हीं का नाम है पीवी सिंधु। ये हैं कहाँ से? आंध्र प्रदेश से है। ये आंध्र प्रदेश से, हालांकि आंध्र प्रदेश राज्य है लेकिन ये एग्जैक्टली हैदराबाद से संबंधित है। तो हैदराबाद तो आप तेलंगाना में हो गया ना, ठीक है, तेलंगाना में हो गया, ठीक है। अब देखिए, पुष्पलता वेंकट सिंधु, आप पीवी सिंधु के नाम से ये विख्यात है। किस ओलंपिक खेल में बैडमिंटन में रजत पदक जीती है? देखिएगा, जब आपका 2016 में रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक हुआ था, रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राजील में पड़ता है, ठीक है। तो रियो की अगर एक शहर है जो कि आपका ब्राजील में है, कहाँ पे है? ब्राजील में है। और इसी ब्राजील में 2016 में ओलंपिक हुआ था। कौन सा ओलंपिक हुआ था? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था। 2000 जो है आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, जिसमें से कि आपको ध्यान में रखना है कि पीवी सिंधु सिल्वर मेडल लेके आई थी। कौन सा मेडल लेके आई? सिल्वर मेडल लेके आई थी बैडमिंटन के क्षेत्र में। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना, मेडल। दूसरी बात है, और एक बात याद में रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक जो 2020 हुआ था,
टोक्यो वाला भी याद में रखना है आपको। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा है, 2023 का ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखिए कैसे करके क्वेश्चंस पूछा है। इसीलिए आपको कुछ नाम गाम वाले, जैसे कि मान लीजिए नीरज चोपड़ा की बात अगर किया जाए तो नीरज चोपड़ा ओलंपिक आपका 2024 में जो हुआ है उसमें वो सिल्वर जीत के लाया है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में वो गोल्ड लेके आया था। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है कि किसमें कौन लेके आया है और नहीं लेके आया है। जैसे अभी विनेश फोगाट के बारे में, विनेश फोगाट अभी बहुत चर्चा में आई हुई है, तो विनेश फोगाट ने कौन से खिलाड़ी को हरा के सेमीफाइनल में पहुंची थी, तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। क्यूबा की एक खिलाड़ी थी जिसको हरा के वो सेमीफाइनल में पहुंची थी। दूसरा बात, विनेश फोगाट बहुत बार मेडल लेके आई है, चाहे वो एशिया से संबंधित हो बहुत सारे, तो वो सबको आपको कॉमनवेल्थ गेम हो तो सबको आपको ध्यान में रखना है। कितना ध्यान में रखना है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए, अब जब आपका टोक्यो ओलंपिक आपका हुआ था, टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो शहर कहाँ है? टोक्यो शहर आपका जापान में पड़ता है। हाँ, उसकी राजधानी टोक्यो जो आपका 2020 में हुआ था, इसमें पीवी सिंधु जो है आपकी ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई है, ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई थी। ठीक है, तो याद में रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई, जिसे आप कांस्य पदक बोलते हैं। और आपका जो ये रियो ओलंपिक जो 2016 में हुआ था, इसमें पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीत के लाया। पीवी सिंधु जो है आपकी क्या है, बैडमिंटन से संबंधित एक खिलाड़ी है। यह भी चीजें आपको क्या करना है, याद में रखना है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो और ओलंपिक हर 4 साल में होता है, ठीक है ना। देखिएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा, ओलंपिक 2 प्रकार से होता है, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, एक होता है शीतकालीन ओलंपिक। ठीक है ना, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी हर 4 साल में, शीतकालीन ओलंपिक भी हर 4 साल में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1896 ईस्वी में हुई है, शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत शायद 1924 ईस्वी में हुई है। ठीक है ना, ये भी चीजें ध्यान में रखना, वो 1896 या 1924 दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है ना, आपका जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, पहला ऐसा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1900 में हुआ था जिसमें भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। ये भी क्वेश्चन हम एक दिन करवाए थे कि पहली बार 1900 ईस्वी में भारत ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। दूसरी बात है, इस बार जो आपका ओलंपिक का जो संस्करण था वो कौन सा था? 33वां। भारत ने टोटल रैंक कितना लाया? 6 लाया ना जी, 5 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर। व्यक्तिगत तौर पे नीरज चोपड़ा के द्वारा सिल्वर लाया गया। भारत की वो पहली खिलाड़ी मनु भाकर है जो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने का जो है स्वाभिमान उसे प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, तो ये भी चीजें ध्यान में रखना। मनु भाकर किससे संबंधित है? शूटिंग से। कितना मीटर शूट करके वो जो है आपके ब्रॉन्ज में आई है? 10 मीटर। अच्छा, नीरज चोपड़ा कितना मीटर भाला फेंक किया? 89.42। किसको हराया है? इसको कि किससे हारा है? ये पाकिस्तान के अरशद नदीम से। उसने कितना दूरी तक भाला फेंका? 92.85 ऐसे करके उसका भाला फेंक था। जबकि हर बार उसको ये हराता था, लेकिन इस बार खुद ही हार गया। ठीक है, ये भी उसको इंजरी था बैकबोन में, इसीलिए नहीं हो पाए। खैर, उतना ये चीजें हो गई। उसके बाद ये भी चीज तो हर साल में होती है, हर 4 साल में। दूसरा चीज है, अगर इस बार के टोक्यो ओलंपिक की बात अगर किया जाए कि जब टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से टोटल कितने एथलेटिक्स गए थे, खिलाड़ी गए थे? 117। कितने गए थे? 117। भारत के तरफ से जब पहली बार, जब मान लिया जाए कि जिस दिन भारत के खिलाड़ी ने वहां पे गया तो वहां पे ध्वजारोहण का काम किसने किया था? पीवी सिंधु और शरत कमल। उसके बाद जब भारत के एथलेटिक्स वहां पे लास्ट दिन जब खेल रहे थे, उस दिन समापन समारोह में ध्वजारोहण कौन की थी? मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। ये सब चीजें याद में रखना है क्योंकि ओलंपिक अभी बहुत चर्चा में है। विनेश फोगाट के बारे में आपको याद रखना है। आगे देखिए क्या है, आगे यहाँ पे है आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के पहले गृह मंत्री थे, को किस उपनाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे भारत के लौह पुरुष किस नाम से जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। दूसरी चीज है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में याद में रखना है कि देखिए
जब हमारा भारत 1947 में जब आजाद हुआ था, उस टाइम हमारे भारत में 52 ऐसी देशी रियासत 562 ऐसी देशी रियासतें थी जो खुद को स्वतंत्र होना नहीं पसंद करती थी। मतलब कि उसे संसदीय देश मंजूर नहीं था। उसको भी एकीकरण करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही काम था। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, लौह पुरुष तो इसे बोलते ही हैं, लेकिन जो है गुजरात में जो इनकी एक प्रतिमा लगाई गई है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी इनका जो है बनाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक बात और याद में रखिएगा कि जब आपका संविधान बना तो संविधान सभा के द्वारा जो बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, तो अल्पसंख्यक मामले की जो समिति थी उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। अल्पसंख्यक मामले के यहाँ पे लिखना है कि संविधान सभा के हाँ अल्पसंख्यक मामले की समिति के अध्यक्ष भी यही थे। दूसरी बातें याद में यह भी रखना है, चाहे वो आपका कश्मीर हो या जूनागढ़ हो या आपका हैदराबाद हो, ये सारे भी देशी रियासत को एकीकरण करने का काम आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही किए थे। दूसरी चीज है 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। 1918 में खेरा, 1928 में बारदोली। 1928 में बारदोली जब सत्याग्रह हुआ था, तो बारदोली सत्याग्रह में इनकी सफलता से वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो कभी भी पूछ दे कि इन्हें सरदार की उपाधि किसने प्रदान किया है, तो याद में रखना है बारदोली की महिलाओं के द्वारा, बारदोली की महिलाओं के द्वारा बारदोली की महिलाओं के तरफ से गांधी जी ने इन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। सरदार की उपाधि प्रदान की, ठीक है ना। तो याद में रखना है कि सरदार की उपाधि इन्हें बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए दूसरी चीजें, अब यहाँ पे देखिए एक है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं, दादा भाई नौरोजी जी को। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया है, मतलब कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसको जो है दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। दादा भाई नौरोजी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए भारतीय अशांति के जनक, ये इसे एक अंग्रेज था, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी को कहा था। भारतीय अशांति के जनक ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी को। अब यहाँ पे एक और चीजें देखना है। अब यहाँ पे एक और देखिए कि भारत पुनर्जागरण के जो है भोर के तारा, मतलब प्रभात के तारा या पुनर्जागरण के जनक, ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना है, राजा राम मोहन राय को, ठीक है ना। और दूसरी बात, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, आधुनिक भारत के आध्यात्मिक पिता का नाम बोले तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी को कहा था, ठीक है ना। तो यह भी चीजें ध्यान में रखना है। अब देखिए पुरुषों के लिए बास्केटबॉल का मानक आकार क्या होता है, तो 7 होता है, ठीक है ना। पुरुषों के लिए बास्केटबॉल का मानक आकार क्या होता है, उसका आकार जो है 7 मीटर होता है, जो खेलने वाला जो आकार होता है। आगे क्वेश्चन से देखिए, नरौड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। अच्छा यहाँ पे देखिए 2-3 चीजें यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए परमाणु संयंत्र का काम क्या होता है, बिजली का उत्पादन करना। ये जो परमाणु संयंत्र जो होते हैं ये क्या करते हैं, तो बिजली का उत्पादन करते हैं। ये आपका बिजली का उत्पादन इससे किया जाता है, उत्पादन।
इसका काम होता है बिजली का उत्पादन करना, ठीक है ना। ये चीजें हो गई आपके देश में। देखिए क्या क्या, सबसे पहले अगर आपसे नरौरा नरौरा परमाणु षड्यंत्र की बात अगर किया जाए, परमाणु षड्यंत्र की बात अगर किया जाए तो याद में रखना है ये आपका है उत्तर प्रदेश में, ये आपका है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। दूसरा चीजें और भी लिख लेना है, इसको लिख लीजिए। दूसरा में अगर आपसे क्वेश्चंस आ जाएगा रावत भाटा परमाणु संयंत्र, ये हो गया आपका राजस्थान, ये हो गया आपका राजस्थान। दूसरी बात है अगर आपसे क्वेश्चंस आ जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र, तारापुर परमाणु संयंत्र, ये हो गया आपका महाराष्ट्र, ये हो गया महाराष्ट्र। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कैगा, कैगा परमाणु संयंत्र, ये हो गया आपका कर्नाटक, ये हो गया कर्नाटक, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ दे काकड़ापाड़ा, काकड़ापाड़ा परमाणु संयंत्र, ये हो गया आपका गुजरात, गुजरात। और अगर आपका आ जाए कुडुनकुलम, कुडुनकुलम परमाणु संयंत्र, परमाणु संयंत्र, ये हो गया आपका तमिलनाडु, ये हो गया आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है सारे, यानी कि नरौड़ा, रावत भाटा, तारापुर, कैगा, काकरापारा, कुडुनकुलम, ये सब आपके परमाणु संयंत्र हैं जो कि बिजली का उत्पादन करते हैं। हो गया। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किस खेल में गुल्ली का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है गुल्ली का उपयोग? हाँ, क्रिकेट में गुल्ली रहता है हाँ तो क्रिकेट में। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने किस वर्ष देवनागरी लिपि को लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया था। आपकी हिंदी, हमारी जो भाषा हिंदी है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। क्या लिपि है? देवनागरी। और इसे जो है संविधान में के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं की चर्चा है? 22 भाषाएं की चर्चा है। तो याद में रखना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि देवनागरी लिपि को अगर राष्ट्रीय जो है भाषा के अगर दर्जा की बात किया जाए तो याद में रखना है 14 सितंबर 1949 में किया गया है। 14 सितंबर 1949 में इसको किया गया है, देवनागरी को भाषा को किया गया है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, अच्छा ये बताइए तो हेलो, हेलो जो लिखा हुआ है इसमें भाषा कौन सा है? हेलो में भाषा इंग्लिश ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे कि हेलो में भाषा कौन सा है? इंग्लिश। लेकिन अगर इसमें लिपि अगर पूछ देती कौन सी है? देवनागरी। देवी लिपि क्या है? देवनागरी। आपको नहीं पता है, यूपीएससी के पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे ही वर्ड लिखा गया था इंग्लिश में और पूछा गया था कि इसमें लिपि कौन सा यूज हुआ है, तो बहुत लोग उसमें रोमन दे दिए थे क्योंकि इंग्लिश तो रोमन में ही लिखा जाता। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि हमारी देवनागरी में लिखा गया था। तो याद में रखिए हेलो भाषा इंग्लिश है, हालांकि हेलो इंग्लिश भाषा है लेकिन हमने स्क्रिप्ट कौन सा यूज किया? देवनागरी का। उसी तरीका से यहाँ पे मान लिया जाए कि यहाँ पे संविधान है, संविधान लिखा भी गया है हिंदी में और भाषा भी इसकी मतलब लिखा गया है, देवनागरी स्क्रिप्ट है और भाषा हिंदी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अगर बोल दे तो कॉन्स्टिट्यूशन भाषा इंग्लिश, स्क्रिप्ट रोमन हो जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में लिख दें, मतलब देवनागरी लिपि में लिख दें, तो उसकी भाषा इंग्लिश हो जाएगी और स्क्रिप्ट देवनागरी हो जाएगी। तो ये चीजें को ध्यान में रखना। आगे देखिए, कौन सा लोक संगीत भारतीय और पश्चिमी संगीत का मिश्रण है और गोवा में लोकप्रिय है? तो ये मांड हो जाएगा, ठीक है ना। ये कौन सी हो जाएगी? मांड। अच्छा ये बताइए कि गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे। गोवा को पुर्तगाली ने कब छोड़ा? गोवा को पुर्तगाली ने कब छोड़ा? 1961 में, ठीक है ना। 1961 में जब इसे छोड़ा तो इसे एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया। लेकिन यह जो है पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1987 ईस्वी में, जब गोवा से पुर्तगालियों को भगाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन विजय।
ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय का नाम एकदम से आपको ध्यान में रखना है। ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा से पुर्तगालियों को भगाया गया था, ठीक है ना, ये भी चीजें ध्यान में रखें। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, ये बताइए कि गोवा अरब सागर से सटा हुआ है या बंगाल की खाड़ी से? अरब सागर से, अरब सागर से सटा हुआ है, यह भी चीज है। गोवा के तट को किस तट के नाम से जानेंगे? कोंकण तट के नाम से। किस तट के नाम से? कोंकण तट के नाम से। केरल के तट को किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट के नाम से, मालाबार तट के नाम से। एक दो दिन में हम पूरा ज्योग्राफी का एक क्लास लेंगे, ठीक है ना, उसका पीपीटी हम बना रहे हैं, उसमें समझ में आ जाएगा कोंकण क्या है, कन्नड़ क्या है, मालाबार क्या है, आंध्रा तट क्या है, उत्कल तट क्या है, ठीक है। नहीं पता है अभी कि उत्कल तट क्या होता है, उत्तरी सरकार तट क्या होता है, आंध्रा, कोंकण, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि आपको पहली बार लगेगा कि हम पढ़े। सब पहली बार ना पढ़ता है जी, हम भी तो पहली बार पढ़े, हमको भी नहीं पता था कोंकण कन्नड़ क्या होता है, कंफ्यूजे कर जाते थे। अब जाके जब पढ़ाने लगे हैं ना चीजें को, तब क्लियर होते जा रहा है। पहले हम भी डाउट में रहते थे। अब क्या होता है कि पढ़ाने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए बेइज्जती ना हो जाए तो उसमें ज्यादा टाइम देते हैं। सही बात है, इतना पढ़ने में अगर टाइम पहले देते ना तो एग्जाम निकल जाता। अब पढ़ाने में रम गए हैं, तो अब मतलब कि ऑफलाइन वगैरह जब क्लास होती है, पीछे में बैठा हुआ है कोई, गूगल हाथ में रहता है, थोड़ा सा अगर इधर उधर किए तुरंत मैम ये चीज है ना, आप क्या बता दिए। तो ये चीजें हर जगह से। दूसरी बात है, यह भी देखना पड़ता है कि दो चार साइट्स में कभी कभी अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेगा। अब हो सके आप विकिपीडिया देख रहे हैं, हमने कोई मैगजीन से चीजें को लिया, तो दोनों चीजें कभी कभी क्रॉस हो जाता है। ये भी चीजें को ध्यान रखना पड़ता है, तो बताना पड़ता है कि दो तीन को साइट्स पे देखो तो वो में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक दिन की अवधि लगभग 16। कौन सा ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे एक दिन 16 घंटा का होता है? वो आपका वरुण हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी चीजें ध्यान में रखना है कि वरुण पे जो है एक दिन 16 घंटे का होता है। अच्छा, मंगल पे कितना घंटे का होगा? मंगल पे लगभग आप ही के मतलब पृथ्वी के ही दिन के इतना 37 मिनट का अंतर होता है, ठीक है ना, 37 मिनट का अंतर होता है। बाकी अगर बात किया जाए आपसे शनि का ले लेते हैं आप, शनि में जो दिन होता है, शनि की अगर बात करें तो शनि में जो दिन होता है वो 10 आवर 33 मिनट का होता है। 10 आवर 33 मिनट का जो है शनि पे दिन होता है, यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। और अगर आप बृहस्पति की बात अगर करते हैं, बृहस्पति पे जो दिन होता है वो 9 आवर और 5 मिनट का होता है, 9 आवर 5 मिनट का होता है। वहीं पे अगर आप, ये हो गया आपका नेपच्यून वगैरह का। अब देखिए, अब ये मतलब क्या होता है कि शनि जो है अपने अक्ष पे जल्दी घूम जाता है उसका, क्योंकि दिन और रात क्या होता है पृथ्वी के रोटेशन के कारण। देखिए हमारी पृथ्वी में दो प्रकार का मोशन होता है। मान लीजिए एक यहाँ पे सूर्य है, तो पृथ्वी जो है एक तो ऐसे घूमती है, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, परिभ्रमण जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, परिक्रमा नहीं करते हैं तो वही सूर्य की वो परिक्रमा करते हैं। तो ये गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। कौन सी परिवर्तन? गर्मी, ठंडा, वर्षा। लेकिन जब ये घूमती है ना तो अपने अक्ष पे भी घूमते रहती है ऐसे ऐसे। जब ये एक बार अपने अक्ष पे घूमेगी ना तो इसी से दिन और रात होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे सन है, सन की लाइट आ रही है, तो जो पार्ट सन के सामने होगा वही ना लाइट करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी आपका ट्रांसपेरेंट है कि इधर से रोशनी इधर आ जाएगी। उसी तरीका से कि इसका मतलब कहने का है कि वरुण हो, शनि हो, बृहस्पति हो, ये सब का रोटेशन गति जो है बहुत ज्यादा है, जिसके कारण एक बार में 9 घंटा में घूम जाता है वो, कोई एक घंटा एक बार में 10 घंटा में घूम जाता है। लेकिन हमारी पृथ्वी 1 घंटा में मतलब कि रोटेशन कितना होता है? 23 घंटा 56 मिनट 56 मिनट 4 सेकेंड ऐसे करके जो है हमारी लगभग 24 घंटा होती है, ठीक है ना। बुध वगैरह बहुत कम गति से घूमती है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा यह बहुत जल्दी कर लेता है, लेकिन अपने अक्ष पे बहुत धीरे धीरे घूमती है। ये भी चीजें ध्यान में। हालांकि सोलर सिस्टम से भी आपका एक क्वेश्चन जो है हर चीज में दिया गया। देखिए अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित चीजें दिया गया है। देखिए
25 क्वेश्चन ही है सीजीएल में, लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन है, सब कुछ दे दिया है। और ऐसा नहीं है कि तनी मनी पढ़ने से बन जाएगा। एक कभी कभी ऐसा सुप्रीम कोर्ट के रिट से संबंधित ये क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो 5 रिट रेडी करता है वो रिट का मतलब क्या होता है, तभी नहीं ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। आपके जो मौलिक अधिकार का जो हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने का जो है अधिकार होता है, ठीक है ना। तो उसी में 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है। तो यहीं पे देखिए क्या दिया है कि किसी अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से, यानी कि कोई मतलब पटना हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट ने किसी मतलब कि अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर अगर किसी की सुनवाई कर दिया है तो इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रुकने का अधिकार देगा कि रुक जाइए, आपके इस अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसके लिए जो है प्रतिषेध रिट जारी करता है। बस इतना ध्यान में रखना, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। जब भी आपका कोई मौलिक अधिकार वगैरह का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट जारी करता है। निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वेल्लौर की लड़ाई में पांड्या राजा को हराया था? तो राज राजा प्रथम के द्वारा हराया गया था, राज राजा प्रथम के द्वारा। ध्यान में रखिएगा कि आपके जो भारत में, याद में रखना, दक्षिण में, भारत के दक्षिण में यानी कि तंजावुर में आपका जो बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण वही उन्हीं के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा? राज राजा प्रथम के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। ये भी चीजें हो गया। अब यहां पे देखिए, ए को बी में मिलाना है। नीली क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, स्वर्णिम क्रांति। नीली क्रांति, नीली क्रांति आपका मछली वाला हो जाएगा, नीली क्रांति से संबंधित आपका मछली, ठीक है ना। उसके बाद पीली क्रांति तिलहन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए का कौन सा है? सी। ए का सी किसी में है? चौथे अब होवे करेगा, इसका आंसर है चौथे अब, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 0 से 0.07 जो है यही हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर से। कहाँ से? भूमध्य सागर से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, भारत में वैधानिक तरलता अनुपात कौन निर्धारित करता है? रिजर्व बैंक, आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। तरलता मतलब वही होता है महंगाई वगैरह जो काम करता है। दूसरी बात है, 1 जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर मनोज सोनी। लेकिन अभी कौन है? श्रीमती प्रीति सूदन, श्रीमती प्रीति सूदन। दूसरी बात है, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार किस मतलब मनाया जाता है? हाँ, आपका जो उत्तरायण यही होता है कि हमारा सन का जो लोकेशन है वह दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आएगी। यानी कि बस इतना ध्यान में रखना है कि हमारी जो ये पृथ्वी है, मान लिया जाए ये पृथ्वी है, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका कर्क रेखा है, ये आपका मकर रेखा है। यहाँ पे चीजें को ध्यान में रखना है कि ये आपका कर्क रेखा है, ये आपका 0 डिग्री है और ये आपका मकर रेखा है, ये आपका मकर रेखा है। ध्यान में एक बात और दीजिएगा आप कि ये जो आपकी जो सन है, यहाँ पे हमने सन को बनाया, ये जो आपने सन को बनाया है, अब ये जो सन की जो रोशनी, अधिकतम जो इसकी रोशनी यहीं पे पड़ती रहती है, मतलब कि ज्यादातर इसकी रोशनी इन्हीं क्षेत्रों में आता जाता है। यानी कि सन कर्क रेखा से इक्वेटर, इक्वेटर से मकर रेखा की तरफ आते जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो दक्षिणायन कब बोलेंगे? जब कर्क रेखा से यानी कि हमारी यानी कि इक्वेटर से जब सन मकर रेखा की तरफ आएगा तो सूर्य का दक्षिणायन कहेंगे। और उत्तरायण तब कहेंगे कि जब क्या चीज है? जब सन का लोकेशन इक्वेटर से ऊपर यानी कि किधर जाएगा? कर्क रेखा की तरफ जाएगा। इसीलिए हमारे भारत में इसलिए भी गर्मी ज्यादा पड़ती है क्योंकि हमारे भारत से कर्क रेखा क्रॉस करती है, ठीक है। तो ये भी चीजें ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरायण। आगे देखिए, MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन को सेव करने के लिए PPT इसको बोला जाता है। MS पावर पॉइंट को जब आप सेव करिएगा तो उसे PPT के नाम से आप जानते हैं। PPT
हाँ पीपीटी लगा दीजिए।